प्यारे साथियों, राम राम सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, जो पिछली वीडियो कल की रही थी, उस वीडियो में एक लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था। हम उसी क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कल की वीडियो के अंदर जो लास्ट का क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन, केवल 11 ही क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए थे। आज वो एक बचा हुआ क्वेश्चन है, हम उसको सोल्व करते हैं और आज के अलग से 12-13 क्वेश्चन अलग होंगे। तो पिछली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किस व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। साथियों, ये क्वेश्चन को आप पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल चुका आपको ये क्वेश्चन। जिसने भी अगर ये पीडीएफ नहीं मिली है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मंजीत सवाल, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने सारी वीडियो डाल दी गई है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, दोबारा से सुन ले। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है। साथियों, ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी का पेपर हुआ था और यूपीएससी का पहला प्री पेपर जो था वो प्री पेपर हुआ था 2 जून 2019, यानी आज से एक साल पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, पहले तो मैं ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन दे रखे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा अनुच्छेद 21। साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इस अनुच्छेद 21 में किस किस बात का उल्लेख है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार के अंदर शामिल है और मौलिक अधिकारों में जो हमें 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं उसमें नंबर 1 तो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर और अनुच्छेद 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में दे रखा है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है और उन्हीं स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद 21 में किस बात का अधिकार दे रखा है कि जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ जो है वो अधिकार। और भारतीय संविधान किस प्रकार जीने की बात करता है? भारत का संविधान कहता है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है, गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने की याद करता है, विद डिग्निटी यानी गरिमा से जीवन जीने की याद करता है। एक किसी भिखारी की जिंदगी को जीने का अधिकार नहीं देता। तो जीने का अधिकार का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 21 में है। और यही अनुच्छेद 21 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 21 में नींद का अधिकार भी उल्लेख है, नींद का अधिकार। तो साथियों, आप कहेंगे नींद का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में है? सॉरी, अनुच्छेद 21 में है। साथियों, बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा 2011-12 के अंदर बाबा रामदेव जो है, 2011 में बाबा रामदेव दिल्ली में अनशन पर बैठे थे और अनशन पर जो बैठे थे तो रात के 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से भगा दिया था, यानी अरेस्ट करने के लिए आए थे। और सुना होगा आपने कि बाबा जी क्या हो गए कि लेडीज का सूट पहन के निकल गए। तो साथियों, जैसे ही ये घटना हुई थी तो उसी समय अगले ही दिन दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और भारत का संविधान जिसे नागरिकता देता है उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नींद की चरम सीमा पर है तो नींद की चरम सीमा पर होते हुए उसको कोई भी पुलिस जो है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला सैन्य बल है वो उसको उस समय भी गन नहीं डालेंगे उसकी नींद के अंदर। तो नींद का अधिकार भारतीय संविधान देता है। क्या भारतीय संविधान मृत्यु यानी जिसके मरने का अधिकार की बात करता है? क्या भारत का संविधान मरने के अधिकार की बात करता है? साथियों, भारत का संविधान मरने का अधिकार की बात नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति मरने की कोशिश करता था यानी सुसाइड करने की कोशिश करता था और बाई चांस अगर वो सुसाइड करना चाहता था और सुसाइड नहीं हो पाती, ठीक से मान लो बच जाता था भगवान की दया से, और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या करता, आत्महत्या का प्रयास करने के जुर्म में उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है आपराधिक कारण मानते हुए। तो मरने के अधिकार की बात हमारा संविधान नहीं कहता था, लेकिन 2018 से भारत के संविधान जो है ये मरने के अधिकार की बात करने लगा था। और किस प्रकार से मरने के अधिकार की बात करने लगा? अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, उनकी बीमारी लाइलाज है और लाइलाज बीमारी है, ऐसी स्थिति के अंदर उसको मरने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन कब दिया जा सकता है? एक 5 डॉक्टरों के पैनल बैठेगा,
5 डॉक्टरों का एक पैनल बैठेगा और वो 5 डॉक्टर ये लिखित में दे दे कि उस व्यक्ति को जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती और उसकी बीमारी से किसी दूसरे को भी संक्रमित होने का खतरा है। शायद आप बात कर रहे होंगे क्या कोरोना के संदर्भ में ऐसा है? कोरोना के संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है ये लाइलाज नहीं, किसने कहा है? क्योंकि कोरोना के कुछ एक केस ऐसे भी मिले हैं और बहुत सारे भारत में अब तक 2 लाख से ज्यादा आ चुके, 12, 13, 15 लाख हजार ऊपर भी जा चुके 2 लाख से, और उनमें से करीब करीब 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति जो संक्रमित हुए थे वो ठीक भी होकर जा चुके हैं। तो कोई ऐसी बीमारी जघन्य कोई ऐसी बीमारी होगी जो ठीक नहीं हो सकती, तो 5 डॉक्टरों का पैनल बैठेगा और 5 डॉक्टरों का पैनल लिख के देगा कि इस व्यक्ति को जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती और इसको जो संक्रमित है इससे किसी दूसरे को भी संक्रमण होने का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो संविधान है मरने की बात करता, यानी मरने का अधिकार की बात करता है। तो मरने का अधिकार जो है इसमें एक तो है पैसिव यूथेनेसिया और एक है एक्टिव यूथेनेसिया। तो भारतीय संविधान वो पैसिव यूथेनेसिया की बात करता है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि डॉक्टर जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे और जब डॉक्टर उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो व्यक्ति 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर एक्टिव यूथेनेसिया की बात की जाए, जबकि भारत का संविधान तो एक्टिव यूथेनेसिया के बारे में नहीं कहता। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि डॉक्टर उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे कि 2 मिनट के अंदर उसका खेल समाप्त हो जाएगा। तो इस एक्टिव यूथेनेसिया की बात नहीं करता। सबसे पहले मृत्यु का जो अधिकार, मृत्यु का बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी याचिका डाली गई थी। एक महिला का मैं नाम आपको बता देता हूं, अरुणा सानबान। ये एक नर्स थी और महाराष्ट्र के अंदर एक हॉस्पिटल में नर्स थी और कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनके ऊपर जघन्य से अपराध किया गया और उसके बाद ये कोमा में चली गई। और कोमा की स्टेट आप सब जानते हैं कि कोमा में जाने के बाद व्यक्ति जो है वो ना तो सुख को अनुभव कर पाता ना दुख को अनुभव कर पाता, बस सांसें चलती रहती है और वो किसी अनुभूति नहीं कर पाता। तो अरुणा सानबान ये कोमा में चली गई और जब इनकी आयु करीब करीब 35 साल के आसपास थी, यानी 30 से 35 के बीच इनकी आयु थी और पिछले 30-32 साल से कोमा में थी। इनकी एक वकील है पिंकी वीरानी ने क्या किया था कि हमारी न्यायपालिका में पिंकी वीरानी ने कहा कि ये अरुणा जो है अपनी इस जिंदगी को ठीक ढंग से नहीं जी पाई तो इनको मरने का अधिकार दिया जाए। तो अरुणा सानबान का जो केस था उस बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय जो है संविधान है वो केवल जीने का अधिकार की बात करता है, मरने का अधिकार की बात नहीं करता। अब साथियों एक आप कहेंगे कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। साथियों क्या भारत का संविधान निजता का अधिकार की बात करता है? बिल्कुल करता साथियों। सितंबर 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। आप सब इस बात से वाकिफ हैं। 2016 में आपने एक शुरुआत की होगी कि जियो का जो सिम कार्ड आता था वो 2016 में उसकी शुरुआत हुई थी और जियो का सिम कार्ड खरीदने के लिए आप सब ने एक काम किया था। और क्या काम किया था? आप सब ने जियो के कहीं पर भी जाकर दुकान के ऊपर या केयर में जाकर आपने जियो का सिम कार्ड खरीदा होगा और जिसने जहां से जियो का सिम कार्ड खरीदा था तो जियो वाले क्या करते थे कि आपसे आपका आधार नंबर मांगते थे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगते थे और जब आप आधार कार्ड नंबर बता देता था बायोमेट्रिक होती थी और उसके बाद उसको क्या किया जाता था, उस व्यक्ति को जियो का सिम कार्ड दे दिया जाता था। बिना आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति को जियो का सिम कार्ड नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपकी निजता का अधिकार है, क्योंकि आधार कार्ड से आपका पूरा का पूरा बायोमेट्रिक जो है वो आपका सारा का सारा जुड़ा हुआ है। तो निजता का अधिकार है, ये प्राइवेसी, आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है निजता का अधिकार, ये भी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 इसकी बात करता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जितनी भी दूरसंचार कंपनियां है ये अनिवार्य रूप से नेसेसरी नहीं मांग सकती आधार कार्ड को। कोई व्यक्ति मनमर्जी से आधार कार्ड देके सिम कार्ड खरीदना चाहता तो ले सकता है और जिन कंपनियों ने अगर आधार कार्ड को ले रखा है, उनका डाटा उनके पास है, तो उस डाटे को आने वाले कुछ समय में 6-8 महीने में वो डिलीट कर देंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित। आप सब जानते हैं पर्यावरण जो है यानी स्वास्थ्य को लेकर और पर्यावरण को लेकर हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं और वर्तमान के अंदर आप सब जानते हैं कोरोना जो वैश्विक महामारी है सीधे सीधे व्यक्ति के शरीर के ऊपर अटैक कर रही है और शरीर के सांस के द्वारा चली जाती हैं और फेफड़े में जाकर ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते थे, संक्रमित हो जाता है। उसके बाद आप सब ने जाना है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है यानी पर्यावरण का जो अधिकार है ये भी भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 भी
भी पर्यावरण का अधिकार की बात करता है, स्वास्थ्य के अधिकार की बात हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 करता है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब इस बात को और थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, ये पिछला क्वेश्चन था, पिछली वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 21, यानी अपनी मन मर्जी से विवाह करने का जो अधिकार है, विवाह करने का अधिकार। तो विवाह करने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 21। आप कहेंगे पेपर में क्वेश्चन क्यों आया था? पॉलिटी का हमेशा एक रूल रहा है कि जहां विवाद वहां सवाल, जहां विवाद वहां सवाल, जहां जहां नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई विवाद चल रहा, कोई मुद्दा है, तो वहां से पेपर में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पेपर में कहां से पूछा गया था? आप सभी ने एक बात सुनी होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ट्रिपल तलाक जो है इसको लेकर एक विधेयक रखा गया था संसद में। बस इसी जब ये चर्चा में रहा था तो पेपर में तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि जहां विवाद वहां सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है। चलो, आज ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके बाय मंजीत सिवाल पर मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में, साथियों क्वेश्चन तो वैसे ही दे रखा है, बस ध्यान रखना है ऐसा हो भी सकता है और हुआ भी है एक बार ऐसा। और क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन दे रखा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मृत्यु के बाद यानी राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो पहला ऑप्शन है। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप बता सकते हैं और इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन के आपको आंसर भी मिल रहे हैं और आपके पास पीडीएफ भी है। बस मैं एक बात आपको साथ साझा करना चाहता हूं। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का भाग 5 है, उसमें अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 63 में है। अगर भारतीय संविधान का हम एक और अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और साथियों, ये ऐसा देखने को मिला था और भारत के संविधान के अंदर इसकी खूबसूरती भी देखने को मिली कि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसका काम करेगा। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों के मृत्यु के बाद कौन राष्ट्रपति का काम देखेगा। तो भारत के संविधान के बारे में अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब तक 1969 के अंदर, 1969 में देश में राष्ट्रपति थे और उन राष्ट्रपति का नाम था जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन जो थे, इनकी पद पर मृत्यु होगी, पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो जब पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति इसका कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति उस समय थे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति का नाम था वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने क्या किया? इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और साथियों, आप सब जानते हैं अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, या तो इस्तीफा दे दिया या इनकी मृत्यु होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर या महाभियोग द्वारा उनको हटा दिया गया, तो ऐसी तीनों स्थितियों के दौरान क्या होगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देगा और आने वाले अगले 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाए जाएंगे। अगले 6 महीने में क्या होंगे? नए चुनाव होंगे, और जो भी नए चुनाव होंगे वो अगले 6 महीने में करवाने जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने काम करना शुरू कर दिया जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। अब जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करनी शुरू कर दी, यानी उस तारीख को चुनाव हो गए, तो वीवी गिरी के मन में एक प्रश्न आया। और क्या प्रश्न आया कि क्यों ना आप उपराष्ट्रपति पद जो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, इस पद से इस्तीफा दे दिया जाए, और जब राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा रहा है तो उस चुनाव के अंदर क्यों ना आप पार्टिसिपेट कर दे, एक उम्मीदवार के रूप में वहां खड़े हो जाएं। तो उपराष्ट्रपति पद पर जो थे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कह सकते हैं अब इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया।
साथियों कईयों के दिमाग में तो ये आएगा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति पहले से नहीं था तो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा किसको दिया, जानेंगे इस बात को भी। तो इस्तीफा दे दिया किसने, वीवी गिरी ने, और वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। अब साथियों वही क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, अब काम कौन करेगा। अब काम कौन करेगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने उस समय क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम करना शुरू कर दिया। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर यही बन जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। साथियों इसमें मृत्यु नहीं होनी थी, इसमें ये दिखाना था हालांकि क्वेश्चन में, लेकिन हमें तो उत्तर से मतलब है। दोनों की अगर मृत्यु होगी तो कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो इसका क्या करेगा, पद पर कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो गया ये। अब तक ऐसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो वीवी गिरी है जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर दिया, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, काम किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया, काम किया है। अब तक दो व्यक्ति हो चुके, एक वीवी गिरी, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एकमात्र चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उसके बाद 1977 के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये भारत के उस समय राष्ट्रपति थे। इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। इन बीडी जत्ती ने क्या किया था, कार्यवाहक के रूप में काम किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अब तक तीन व्यक्ति हो चुके, दो जिसमें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, दो। अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, एक। अब तक कितने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो तीन। तो साथियों ये थोड़ा सा फैक्ट था, इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम जल्दी ही करने वाले हैं, और अगले क्वेश्चन से पहले एक बात का ध्यान रखें। और कौन सी बात का ध्यान रखें, बस बात इसी का ध्यान रखना है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। कई सारे के मैसेज आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा, इससे संबंधित अगर ये फैक्ट आ गया तो क्या होगा, तो मैं उनको रिप्लाई तो कर देता हूँ, बता देता हूँ। कोई व्हाट्सएप पे पूछता है, कोई मैसेंजर पे पूछता है। तो साथियों आप नोट भी करते रहा करो, इनको कीवर्ड में नोट करें, पूरी बात को नोट ना करें, ताकि आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, और आप ज्यादा डिटेल में लिखेंगे तो रिवीजन करने में उतना ही टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सबसे ऊंची चोटी है, यानी श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। आप कहेंगे ये हरियाणा के पेपर में या भारत में कहीं भी पेपर हो रहा था, चाहे वो CHSL का पेपर हो, CPO का पेपर हो, SSC CGL का पेपर हो, MTS का पेपर हो। साथियों ये CGL का पेपर हुआ था 13/6/2019 में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 13 जून 2019 को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और भाई साहब अगर क्वेश्चन को आप करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, तो आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था, पाकिस्तान में संसद में कितने सदस्य हैं, श्रीलंका में कितने प्रांत है, नेपाल के संविधान में मतलब कब लागू हुआ था, फलाना कब लागू हुआ, यानी भारत के पड़ोसी देशों को भी पेपरों में आने लगे थे। तो इस चोटी का नाम आपको बता देता हूं, माउंट पेड्रो जो है, ये माउंट पेड्रो जो है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की लंबाई लगभग कह सकते हैं 2524 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। लगभग हम 2500 कह सकते हैं, एग्जिट पूछे तो 2524 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। इसी का एक और नाम भी मिल जाता है, इसी को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है,
पिड्रुगाम माला जो है, इसको चोटी को दूसरा नाम भी है। तो लगभग ऑप्शन के अंदर यही मिला था। अगला क्वेश्चन हम देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है तरनेतर मेला। तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी सीजीएल 5 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मणिपुर। CHSL का पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गुजरात राज्य। तो साथियों उत्तर आ जाएगा गुजरात। ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं बार बार, और नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको नोट कर लिया करें और उनसे संबंधित 2-4 फैक्ट आप खुद से भी खोजने की कोशिश करें। जब तक आप किसी किताब को उठाकर नहीं देखेंगे, कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके संबंधित फैक्ट क्या हो सकते हैं, आप जब तक कोई किताब नहीं उठा के देखेंगे, जब तक आप गूगल या विकिपीडिया पर जाकर नहीं देखेंगे तो इनसे संबंधित अनेक फैक्ट नहीं निकल के आएंगे। तो आपके दिमाग में गुजरात आ गया तो दिमाग में बस यही दौड़ जाने चाहिए, अच्छा गुजरात की राजधानी कौन सी है, गुजरात में राज्य अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, गुजरात का राज्यपाल कौन है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रकार का स्ट्रेटेजी के आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या अधिक न हो। यानी भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसमें जनसंख्या इससे अधिक ना हो। साथियों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके नाम से संसद में रखा गया था। संसद ने यह पारित किया 1993 में। भारत के राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किए थे 22 अप्रैल 1993 को, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को, सॉरी 93 ही आएगा, 1993 को इसके ऊपर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। और 24 अप्रैल को क्या हो गया था, ये संविधान में जो संशोधन किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये कानून बनकर लागू हो गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इसके तहत और क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग 9 जोड़ा गया था। संविधान के अंदर भाग कौन सा है, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ ये जोड़े गए। टोटल ये 16 अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद जोड़ेंगे। आप कहेंगे कि ये बात क्यों बता रहे हैं भाई साहब, यहीं से शुरुआत है, यहीं से आगे बढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। डायरेक्ट उत्तर तो आपको पता ही होगा क्या होना चाहिए। भाग 9 जोड़ा गया और एक 11वीं अनुसूची भी इसी के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं जो अनुसूची है एक वो जोड़ी गई, और भाग 9 है वो संविधान के अंदर जोड़ा गया। इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का आगे जो 243 से 243 ओ तक है, यहीं पर 243 जो बी है, अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी में किस बात का उल्लेख है कि भारत में जो पंचायती राज संस्थान है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज स्तर हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज स्तर है। 3 टायर सिस्टम जो है वो भारतीय पंचायती राज सिस्टम में है। और पंचायती राज सिस्टमों से संबंधित अनेक बातें आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था। और ये अनुच्छेद 343 बी क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थान हो त्रिस्तरीय मॉडल पर हैं, और त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम है। इन्हीं 3 टायर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये 3 टायर सिस्टम के अंदर पहला है। नंबर 2 है खंड स्तर पर पंचायत समिति, यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी। और तीसरा हो गया जिला स्तर पर, जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद। और इसी अनुच्छेद 243 बी में एक बात कही गई, जिन राज्यों की जनसंख्या, जिन भी राज्यों की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, 20 लाख से क्या है, 20 लाख से कम है, तो वहां पर मध्यम स्तर अनिवार्य नहीं है। मध्यम स्तर क्या है, अनिवार्य नहीं है। साथियों यहीं से आपको उत्तर पता चल गया होगा कि
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता देता हूं मैं क्या था। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या अधिक ना हो। तो 20 लाख से अगर जिनकी जनसंख्या अधिक नहीं है तो वहां मध्यम स्तर का स्तर है वो अनिवार्य नहीं है। मध्यम स्तर का मतलब वहां खंड स्तर अनिवार्य नहीं है, वहां केवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, बस यही है। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से राज्य में जिसमें क्या होगा कि मध्यम स्तर का अनिवार्य नहीं किया जा सकता, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी। और ऑप्शन दे रखे हैं साथियों क्या क्या है, 30 लाख, 40,000, 10 लाख और 20 लाख। CHSL 3 जुलाई 2019 के पेपर में आया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 20 लाख। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उन्हीं में मध्यम स्तर क्या है, ये अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान एक नदी का विस्तृत छोर है जो समुद्र में मिलता है। खालिस्तान एक नदी का विस्तृत छोर है जो समुद्र में मिलता है। CHSL 8 जुलाई 2019 के पेपर में आया था। या ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऑप्शन दे रखा क्रिक, दूसरा ऑप्शन दे रखा गोर्ज, तीसरा ऑप्शन दे रखा जॉर्ज और चौथा ऑप्शन दे रखा विसर्प। तो साथी उत्तर क्या आएगा इसका, साथी उत्तर तो आ जाएगा इसका गोर्ज। गोर्ज को आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा एस्चुरी। तो एस्चुरी के बारे में बस एक चीज ध्यान रखना, और कौन सी ध्यान रखेंगे, मैं यहां से रफ कर रहा हूं, स्नैपशॉट लेना जल्दी से ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना क्या है, भारत जिस प्रकार से है ये भारत है, बस इस प्रकार से हम रफली एक मैप, भारत का मैप बना देते हैं इस प्रकार से। ये भारत है। इस भारत के अंदर नदियां जो हैं, अगर कोई नदी यहां पर बंगाल की खाड़ी है या बंगाल की खाड़ी, यहां अरब सागर है, अरब सागर। अब ध्यान रखना एस्चुरी होती क्या है, एस्चुरी बोलते किसे हैं, अगर कोई भी नदी यहां से, चाहे वो गंगा नदी हो, अनेक नदियां हैं जो इस प्रकार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रत्येक नदी क्या बनाती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। और जो भी नदी जैसे यहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी क्या होगी, एस्चुरी का निर्माण करती है। अब डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क है, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर तो गोर्ज होगा जिसे एस्चुरी कहा जाता है। लेकिन एस्चुरी आखिर होती क्या है, एस्चुरी वो होती है अगर कोई नदियां यहां पश्चिमी घाट की तरफ गिर रही हैं, और पश्चिमी घाट की तरफ कह सकते हैं, या फिर अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उन नदियों का स्लोप ज्यादा है, ढलान ज्यादा है, नदी ज्यादा तेज मात्रा में बहती है। और जब नदी ज्यादा तेज मात्रा में बहेंगी तो अपने साथ नदियां जितना जलोढ़ बहाकर लेके आती है, कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी बहाकर लेके आती हैं, वो क्या करती हैं, एक जगह के ऊपर डाल देती हैं, और जब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं तो उसका पानी ही सिर्फ सागर के अंदर जा पाता है, वो जलोढ़ सागर समुद्र के अंदर नहीं डाल पाती। यानी तेज बहाव होने के कारण वो क्या आता है, अपना जलोढ़ जो हो एक जगह किनारों के ऊपर छोड़ती चली आती हैं, और जब सागर के अंदर महासागर में गिरती हैं तो क्या करती हैं, केवल और केवल अपना पानी को छोड़ती हैं। और डेल्टा क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं उनका ढलान कम है, और कम ढलान होने की वजह से जो नदियां आती हैं तो अपने साथ कंकड़ मिट्टी जलोढ़ को बहाकर लेके आती हैं, और वो जलोढ़ को अपने अंतिम मुहाने तक लेके जाती हैं, और जहां पर वो सागर में मिलती है वहीं पर अपना क्या करती हैं, वो सारा का सारा जलोढ़ डाल देती है, और उसी को कहा जाता है डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा और एस्चुरी में ये फर्क था। बस आपके दिमाग में मोटी सी बात तो आ जानी चाहिए यार कि अरब सागर में गिरने वाली नदी क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दिल्ली दूर नहीं पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी। साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है, CHSL 9 जुलाई 2019 के पेपर में आया था। तो दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं ये पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक का लेखक रहा है रस्किन बॉन्ड, जो है वो इस पुस्तक का लेखक रहा है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां से नोट कर लें उसको, संबोधन, संबोधन इंग्लिश में इसको एड्रेस बोलेंगे। संबोधन जो है, संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। संबोधन ये एक शब्द है, और इस शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये पूछा गया था। ऑप्शन क्रिकेट से, गोल्फ से, तैरना से और हॉकी से। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गोल्फ, जो है ये गोल्फ से इसका संबंध है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है टाइमलेस,
टाइमलेस लक्ष्मा, ये एक पुस्तक है। पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन रहे, यानी ये क्वेश्चन पूछा था टाइमलेस लक्ष्मा जो है पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन है ओपी लक्ष्मण, आर कश्मीर नारायण, वीवीएस लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा आर के लक्ष्मण जो है, आर के लक्ष्मण, इनका संबंध है, इस किताब से इनका संबंध रहा है। एमटीएस 20/8/2019 के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आपको शायद उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो चर्चा में जरूर है। अब तो कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से बहुत सारी बातें थोड़ी सी ऐसी हैं जो बरकरार ही थी वो दब गई हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद का नाम बताना कौन सा अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड, पेपर में यही टर्म आई हुई थी, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। सीपीओ एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 13 मार्च 2019, उस पेपर में आया था। ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर रहेगा वो उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 44 जो है, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है, आपने पढ़ा होगा एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता। किस अनुच्छेद में दे रखा है, ये अनुच्छेद है 44। एक समान नागरिक संहिता, इसी को कहा जाता कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। तो एक समान नागरिक संहिता कहें, कॉमन सिविल कोड कहें, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें, ये एक ही बात है। ये हिंदी में है, ये दोनों इसका इंग्लिश में दे रखा है। तो कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता को ही कहा जाता है। तो ए उत्तर तो इसका आ जाएगा अनुच्छेद 44। अब ये तो समझना चाहिए कि आखिर एक समान नागरिक संहिता है क्या, एक समान कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार इसके ऊपर एक विधेयक लेके आना चाह रही थी, लेकिन अभी कुछ समय के बाद वो सारी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी बातें जो थी वो अभी नहीं हो पा रही हैं। तो एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि एक राष्ट्र है और एक कानून होना चाहिए, एक राष्ट्र है एक कानून होना चाहिए। यानी भारत का एकमात्र राज्य, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जिसने एक समान नागरिक संहिता कही, या एकमात्र राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड कही, या एकमात्र राज्य जिसने कॉमन सिविल कोड लागू किया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कॉमन सिविल कोड को अपना रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को या एक समान नागरिक संहिता को अपना रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे केंद्र ने कोई कानून बना दिया और वो पूरे भारत के अंदर लागू हो गया, लेकिन हमारे राज्य जो उन राज्यों ने भी उसी संदर्भ में एक और कानून बना दिया, उसको अपने राज्य में लागू कर दिया। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के द्वारा बनाए हुए कानून जो पूरे राष्ट्र के अंदर लागू होते हैं, वही कानूनों को अपने राज्य के अंदर लागू कर रखा है। तो इस प्रकार भारत का एकमात्र राज्य जिसने कॉमन सिविल कोड को अपना रखा है। कॉमन सिविल कोड नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इसने 2019 में जो अपना चुनाव लड़ा था, तो मैनिफेस्टो के अंदर ये शामिल भी है। तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन और देख पाते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क एक राजा था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, कनिष्क एक राजा था, कनिष्क एक और डैश दे दिया राजा था। ऑप्शन दे रखा कुषाण वंश, गुप्ता वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। तो साथियों कनिष्क जो था ये कुषाण राजा था। इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। साथियों वैसे तो हम बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। साथियों इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझ लेना है और जैसे ही थोड़ा सा समझेंगे तो आपको मोटी मोटी बातों का तो जैसे पता होगा और बहुत सारी नई बातें शायद यहाँ सीख पाएंगे आपको इस प्रकार से अनुभव होने लगेगा कुछ चीज़ों का। और ये भारत का मैप है और यहाँ पर आपने देखा होगा अरल सागर, अरल सागर, और यहाँ पर आपने देखा होगा कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर। साथियों मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा, ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात के बाद पूरी डिटेल से जानेंगे। यहां से दो नदियां बहती थी, एक नदी का नाम था अमोदरिया। कौन सी नदी है? अमोदरिया। एक नदी का नाम है सिरदरिया। सिरदरिया। इन दोनों नदियों के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था शक, और शकों से ऊपर एक जाति रहती थी जो थी यूची जाति। यूची जो जाति थी, इसी यूची जाति को कुषाण कहा गया था। कुषाण जो है यूची जाति के ही थे, और यूची जातियों ने शकों को भगा दिया। शकों को भगाकर वो इधर बढ़ने लगे, और जैसे ही आगे बढ़ के आए तो यहाँ बैक्टीरिया पारसिया होते हुए आगे बढ़ के आए, और यहाँ एक पर्वत आता है हिंदुकुश पर्वत। साथियों केवल और केवल मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, हिंदुकुश पर्वत आता है। इस हिंदुकुश पर्वत पर आने के बाद ये दो भागों के अंदर विभक्त हो गए। एक भाग ही उस प्रकार से यहाँ चला गया जिसे ज्येष्ठ कनिष्ठ कहा गया, कनिष्ठ यूची कहा गया। कनिष्ठ यूची, कनिष्ठ यूची का मतलब थी कुषाणों की एक शाखा थी, इसे कनिष्ठ यूची कहा गया। ये कनिष्ठ यूची कहाँ चले गए? ये तिब्बत के अंदर चले गए थे, तिब्बत में चले गए। और ज्येष्ठ यूची जो थे, ज्येष्ठ यूची, ये ज्येष्ठ यूची भारत के अंदर आ गए। जो कुषाण थे उन्हीं की ज्येष्ठ यूची थी, यहीं को कनिष्ठ यूची थे। तो ये दो भागों के अंदर बट गए थे। भारत के अंदर इस प्रकार से जो आने वाले थे उन्हीं को कहा गया कुषाण, ज्येष्ठ यूची। अब मैं बात करता हूँ कुषाण वंश। कुषाण वंश का अगर संस्थापक की बात की जाए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कुडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कौन था? ये कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने हिंदुकुश पर्वत पर यहाँ आकर क्या किया था? यहाँ पर इन्होंने कुछ सिक्के भी जारी किए थे। इसके बाद अगला जो शासक बना था, अगला शासक का नाम था विम कडफिसेस। विम कडफिसेस था, अगला शासक बना था। विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया था। वास्तविक संस्थापक माना गया था। किसको माना गया था? इसको, कडफिसेस को। और भारत में कुषाण वंश के संस्थापक, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, भारत में कुषाण वंश का जो है संस्थापक माना गया। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन माना गया? विम कडफिसेस माना गया। इस विम कडफिसेस ने नियमित सोने के सिक्के जारी किए थे। नियमित सोने के सिक्के, आप इस पूरी बात को लिख लेना, सोने के सिक्के। इसने नियमित सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। इसने विम कडफिसेस ने। पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहा गया था, वो इसके राज्य की राजधानी थी। पुरुषपुर कहे या पेशावर कहे, इसकी राजधानी थी। इसके बाद अगला जो शासक बना था उस शासक का नाम था कनिष्क। तो कनिष्क जो था, इस कनिष्क के बारे में पता है कि कनिष्क महान शासक रहा था। किस वंश का? कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक रहा था। कनिष्क के बारे में कुछ एक बात जाननी है, बस बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाननी, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, केवल मोटी मोटी बात देख लेनी है। कनिष्क जो है, इस कनिष्क ने 78 AD के अंदर एक शक संवत जारी किया था। शक संवत, यानी शकों को हराने के बाद इस शक संवत की जारी किया था। और यही शक संवत है, भारत सरकार ने इसी शक संवत को अपना रखा है। और उसके बाद क्या था, इसके दरबार के अंदर अगर कवि की बात की तो राजकवि की अगर बात की जाए तो अश्व घोष जो है, ये अश्व घोष क्या था? इसके दरबार में कवि थे। अश्व घोष ने कुछ एक रचनाएं की थी कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित के रचनाकार है अश्व घोष है। और अश्व घोष जो है ये संस्कृत का पहला महान कवि भी कहा जाता है, संस्कृत का पहला कवि भी माना जाता है इनको, अश्व घोष को। बुद्ध चरित, सारी नंदन पुत्र, सारी पुत्र नंदन, इस प्रकार से। और इन्होंने 2-3 और रचना भी की थी, बाकी छोड़ दो। नागार्जुन है, किसके दरबार में था? नागार्जुन शून्यवाद का जो संस्थापक थे, ये शून्यवाद का संस्थापक जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। मैडम ब्लास्की ने इनको भारत का आइंस्टीन कहा था, ध्यान रखना, मैडम ब्लास्की ने नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा था। और इनकी एक पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, उसी माध्यमिक सूत्र ने इन्हें सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। इसके दरबार के अंदर एक अश्व घोष के बाद वसुमित्र भी रहता था, वसुमित्र। और कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, और मेन बात क्या थी कि बौद्ध संगीति, और कौन सी बौद्ध संगीति?
फोर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अगर अध्यक्षता की बात की जाए, अध्यक्ष कौन रहा था, तो अध्यक्ष रहा था वसुमित्र। कहां पर हुई थी? कश्मीर के अंदर कुंडलवन एक जगह है, वहां पर हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे अशोक घोष, इसका उपाध्यक्ष रहा था। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। बहुत सारी बातें और इसके बारे में जानेंगे, लेकिन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातों को मैंने बताने की कोशिश की है। चलो आगे इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। साथियों दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। चलो इसी क्वेश्चन से काम चल जाएगा, मैप बना हुआ है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। साथियों यहां पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहां अरब सागर है। यहां पर भारत का जो द्वीप है, द्वीपों की माला जो है उसे कहा जाता है लक्षद्वीप। और यहां पर जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, उन्हीं द्वीपों को कहा जाता है अंडमान निकोबार। तो साथियों अंडमान निकोबार में ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, और बीच के अंदर जो है मध्य अंडमान। इसी मध्य अंडमान के अंदर एक द्वीप है, उत्तरी अंडमान में नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम जो एक ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है। और यहाँ पर एक द्वीप है बैरन द्वीप। साथियों ये बैरन द्वीप जो है ये अंडमान के अंदर स्थित है। और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय, ये सुसुप्त है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उत्तर का तो बैरन द्वीप। तो साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन है गांडीकोटा घाटी। ध्यान रखना, गांडीकोटा घाटी जो है जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो साथियों ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। साथियों आज हमने वीडियो को थोड़ा जल्दी इसलिए कर दिया, हेडेक था, जुकाम भी हो रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि वीडियो को बना दिया है। चाहे वीडियो छोटी बनी हो, लेकिन वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।